और अब हम स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप से ही हम स्टार्ट करना। बीसीओए जो है आपका टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप का है। और बेसिकली जब हम स्टडी करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, इट मीन्स कि हम कोई भी न्यू बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं और जो न्यू आइडियाज के साथ में रहता है, उसी का फोकस जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होता है। जो आज के डेट में हमारे माननीय मोदी जी की तरफ से ये बहुत ज्यादा इसको किया गया है कि हम लोग फोकस करें, रादर जॉब के ढूंढने की बजाय हम स्टार्टअप बिजनेसेस वगैरह स्टार्ट करें। तो ये काम हमारे एंटरप्रेन्योर्स ही कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योर्स विद न्यू आइडियाज स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसीलिए इट्स अ कंपोजिट ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट्स: इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड अडैप्शंस। मतलब हम कोई भी न्यू इनोवेटिव आइडियाज के साथ में कोई भी न्यू बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए सोचते हैं, तो यही एंटरप्रेन्योरशिप का कंपोजिट पार्ट है। कोई नई चीज आइडियाज लेकर के आएंगे। जैसे आज की डेट में अगर हम कहें, जब हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, बिजनेस एरा स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे केवल प्रोडक्शन फोकस्ड हम लोग थे। आज की डेट में कस्टमर फोकस्ड हमारा कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। तो न्यू आइडियाज के साथ में जब कोई भी पर्सन आता है मार्केट में, तो उसको सबसे पहले स्टडी करता है कि क्या चीज उसको स्टैब्लिश करनी है अपनी मार्केट में, क्योंकि मार्केट बहुत वास्ट है और मार्केट में किस चीज को लेकर के वो सक्सेसफुली अपने आप कर सकता है, उसमें इनोवेटिव आइडियाज का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इनोवेटिव एंड एनहांस्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स वैल्यूज ऑफ एनीथिंग। कोई भी यूटिलिटी, प्रोडक्ट की यूटिलिटी, कोई भी रॉ मटेरियल की यूटिलिटी क्रिएट करके एंटरप्रेन्योर का काम होता है एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट एस्टैब्लिश करना। इसीलिए अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर एक डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है: मैक्सिमाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज मीनिंगफुल इन बिजनेस, इन डीड्स or precise definition of the entrepreneurial job. It's not a job. एंटरप्रेन्योरियल आपका एक आइडिया है, इन्वेंशन है, जिस बेसिस पे आप फर्दर अपना काम करते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये चीजें स्टैब्लिश की गई हैं और एक एंटरप्रेन्योरशिप कंपोजिट पार्ट ही आपका इस पे काम कर सकता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? बेसिकली जो आइडियाज होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज के साथ में मार्केट में अपने आप को एस्टैब्लिश करना, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जब न्यू आइडियाज के साथ में कोई भी पर्सन मूव करता है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। और उसके बाद नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट की बात अगर करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, तो इट्स अ कॉन्सेप्ट टू टेक रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी इन द सेंस इसलिए कि जब भी हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस, आपने इससे पहले 2 सेशंस किए हैं बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस के, तो उसमें आपने ये स्टडी जरूर किया होगा कि कोई भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस की जरूरत होती है। बिना फाइनेंस के आप कोई भी काम नहीं कर सकते किसी भी बिजनेस को रन करने। जैसे एक ह्यूमन बीइंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है अगर उसके लेवल जरूरी है, तो वैसे ही बिजनेस के लिए फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और जितना कैपिटल हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए जो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आप रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी आपके अंदर है, तभी आप उस चीज को कर सकते हैं। क्योंकि वो बहुत ही रिस्की होता है जब हम न्यू मार्केट में अपने आप को न्यू लॉन्च करें, सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो वो एक रिस्क फैक्टर है, अनसर्टन फैक्टर है, जिसकी वजह से आप फेल भी हो सकते हैं। तो फेल ना हो, सक्सेसफुल रहे, ये रिस्क फैक्टर होता है कि आप अपना कैपिटल उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस कैपिटल के साथ में आप सक्सेसफुल हो सके। ये इसलिए ये जरूरी है कि आप अपना रिस्क फैक्टर जो भी बेयर कर सकता है, जिसके अंदर रिस्क बेयर करने की कैपेसिटी हो सकती है, होगी, वही एंटरप्रेन्योरशिप का स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकता है। और जिसके अंदर इनोवेटिव आइडियाज होंगे, जो क्रिएट कर सकता है, जो एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सकता है उस बेसिक एलिमेंट्स के साथ में, तभी वो एंटरप्रेन्योरशिप बन सकता है। इसमें कॉन्सेप्ट एज टू ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग एबिलिटी है। ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग एबिलिटी की बात अगर हम कहते हैं, तो इसका मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में क्रिटिकल कैपेसिटीज के साथ में लोग इन्वॉल्व होते हैं, दे हैव मेनी स्किल्स, और उस स्किल्स को प्रॉपर यूटिलाइज करना, ताकि लोगों में एक अच्छा एफिशिएंट इफेक्टिव यूनिट एस्टैब्लिश करना, अदर को रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करना, ये सारी एबिलिटीज एक एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट को फॉलो कराती है। जिसमें कि आप नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पर्संस आपके पास इन्वॉल्व हैं, और नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पर्संस में आप कैसे, किस तरीके से उनको मेंटेन करेंगे, किस तरीके से उनके स्किल को यूज करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये कॉन्सेप्ट बताता है एंटरप्रेन्योर के लिए कि आप ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स कैसे लोगों को स्किल्ड
बिल्ड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ पर्संस के साथ मूव करती है और उसमें नंबर ऑफ पर्संस जो इन्वॉल्व है विद अदर डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के साथ इन्वॉल्व है। तो ये जिसके अंदर कैपेसिटी होगी वही ऑर्गेनाइजेशन को एक बिल्डअप कर सकता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस एक इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू नहीं हो सकता, उसके लिए एक ग्रुप ऑफ पर्सन का होना जरूरी है। और अगर ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति जिस काम के लिए स्किल्ड होता है, बेसिकली दे हैव टू फोकस ऑन दैट हु आर स्पेशलाइज्ड विथ विच वर्क। तो राइट पर्सन राइट जॉब जो वर्क होता है उसी पे फोकस्ड होकर के आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग एबिलिटी का कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप में फॉलो किया जाता है। देन इसमें इनोवेशंस की बात आती है। इनोवेशंस की बात हम करें तो हम इस जनरेशन की बात करें या हमारे वाले टाइम के जनरेशन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आपके सामने होंगे जिनमें काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। अगर सिंपल मोबाइल स्मार्टफोन सब यूज करते हैं, स्मार्टफोन की बात करें तो पहले हमारे पास में इनलैंड लेटर हुआ करते थे, अगर कोई इमरजेंसी आती थी टेलीग्राम्स हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद में शायद ये इमरजेंसी आई कि अगर किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई ऐसी इमरजेंसीज आ जाती है, तो कॉन्सेप्ट ये हमारा था कि कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि इमीडिएट कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को दी जा सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बेसिकली जो काफी दूर रह रहा है, टेलीग्राम भी आ रहा है तो 3 दिन में आ रहा है, 4 दिन में आ रहा है, तो ऐसी चीजों के जगह पे हमारा कोई ऐसा आइडिया आया कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे इंफॉर्मेशन इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स दे सके। तो ऐसी कंडीशंस में मोबाइल फोन आपकी जगह पे पहले आया आपका बेसिक फोन, जो कि ऑफिसेस में या घरों में वायर के साथ में अवेलेबल था। तब भी ये था कि अगर ऑन रोड किसी के साथ कोई हैपनिंग हो जाती है तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो इसके लिए वायरलेस फोन आए। आप सभी को मालूम होगा, या फिर जो आज के जनरेशन में इस एज ग्रुप के बच्चे हैं वो अगर अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनको पता चलेगा कि पहले एक मोबाइल का सेट आता था जो कि इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों चार्ज किया जाता था, और उस बेसिस पे आपका कीपैड की तरीके से एक फोन था, और उससे हम इंफॉर्मेशन कहीं पे भी, कहीं सड़क पे भी अगर खड़े हैं तो हमारे पास कॉल आकर के हमको वायरलेस के थ्रू इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती थी। धीरे धीरे वो सारी चीजें, ये कहने का मतलब, ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि जब एक एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे उसमें ये इनोवेशंस का मतलब हुआ हमने उसमें नई चीजें डाली, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उसमें न्यू एडवांसमेंट के साथ में, न्यू टेक्निक के साथ में जब आप आते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनोवेशंस। उन प्रोडक्ट में नई नई चीजें आती हैं। अब जैसे मोबाइल आप यूज करते हैं तो अब आपको कैमरा की भी जरूरत नहीं है, हाथ में घड़ी की भी जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू वेयर वॉच ऑल्सो, क्योंकि सारी चीजें उसी में अवेलेबल है। क्लॉक की घर में जरूरत नहीं है, मोबाइल से आप अलार्म क्लॉक भी यूज कर सकते हैं। कैमरा है मोबाइल फोन, और आज की डेट में तो ऐसे मोबाइल स्मार्टफोन्स आ चुके हैं कि आपको मिनी कंप्यूटर का काम भी कर रहा है। तो दिस इज द वे एक एंटरप्रेन्योर इस सारी चीजों को इनोवेट करता है। केवल एक मोबाइल एग्जाम्पल नहीं है, अगर आप देखिए तो आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस, हाउस होल्ड अप्लायंसेस आप यूज कर रहे हैं उन सब में इनोवेशंस के चांसेस हैं। अब टीवी में भी स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवीज आ गई हैं, अब वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके, यू डोंट हैव टू हैव एंटीना, पहले के समय में एंटीना होता था, उसके बाद केबल कनेक्शंस आया। तो ये सारे इनोवेशंस वन बाय वन, ब्लैक एंड व्हाइट था, फिर कलरफुल टीवीज आई, फिर उसके बाद शटर के साथ में आई। तो इस तरीके से प्रोडक्ट में इनोवेशंस आए। केवल टीवी का, मोबाइल का एग्जांपल नहीं, आप अपने हाउस होल्ड आइटम्स में देख लीजिए। वॉशिंग मशीन की अगर हम बात करें तो वॉशिंग मशीन में सेमी ऑटोमेटिक आइटम्स थे, सेमी ऑटोमेटिक्स में से ड्रायर अलग होता था आपका वॉश करने का अलग, अब ऑटोमेटिक हो गया है, आप एक साथ में सारा डालिए। अब तो मोबाइल से कनेक्टेड है, आप कहीं पे भी बैठे हो आप अपना वॉशिंग मशीन यूज कर सकते हैं, घर पे नहीं है तब पर भी उसका रिमोट के थ्रू काम हो सकता है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके शो करते हैं कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट में कि ये इनोवेशंस आइडियाज के साथ में जितने भी प्रोडक्ट हैं आज की डेट में अपग्रेडेड होते चले जा रहे हैं, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इनोवेशंस। न्यू आइडियाज के साथ में जो भी पर्सन अपना बिजनेस मार्केट में लॉन्च कर रहा है वो इन सारी चीजों पे फोकस कर रहा है कि लोगों की डिमांड क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंगली। अब लोगों के पास टाइम भी नहीं है, तो पहले आप शॉपिंग ऑफलाइन किया करते थे, अब ऑनलाइन शॉपिंग्स भी होने लगी हैं। तो आप इजिली, वन स्टोर इज अवेलेबल एट वन बटन, वन स्पॉट पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जा रही हैं। तो ये सारी चीजें जैसी जैसी आपकी जरूरतें हैं, जैसी जैसी डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, लोगों को टाइम नहीं है तो टाइम बचाने के लिए, तो ये सब जो आइडियाज हैं ये सब एंटरप्रेन्योरशिप के ही कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है। दैट कॉन्सेप्ट टू नॉन एक्चुअल एंड लीडरशिप स्किल्स।
ये लीडरशिप स्किल जो है वेरी इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि कोई एक ऐसा बंदा चाहिए, कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो सभी को मोटिवेट कर सके, सभी को आगे बढ़ा सके, कि वो उसके आइडियाज के साथ में आप मूव कर सके। तो ये सारी चीजें आपके एंटरप्रेन्योरशिप के ही कॉन्सेप्ट के थ्रू आप कर पाते हैं, कि लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं वो काम करने के लिए, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हैं, अथॉरिटी इज नॉट डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो लीडरशिप क्वालिटी स्किल्स जो होती हैं वो आपके एक एंटरप्रेन्योरशिप के पार्ट में ही अवेलेबल होती हैं। उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि कॉन्सेप्ट एज टू प्रोसेस फॉर सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज, ये अपॉर्चुनिटी सर्च करना है। जैसे मैंने पहले ही बताया, मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप ग्रेस्प कर सकते हैं इनोवेशंस, न्यू आइडियाज के साथ में। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट ही बताता है कि आप मार्केट में जब मूव करते हैं तो कुछ ऐसी चीजें देखिए जो चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिसकी आज की डेट में भी डिमांड में, सप्लाई में स्कैर्सिटी है। तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स करते हैं और उस बेसिस पे ही एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं। देन रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट रहेगा तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। अदरवाइज केवल आपके दिमाग में आइडिया है, उस आइडिया से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स यूजलेस। तो जब तक कि रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट नहीं हो, क्योंकि आपने सोचा तो है बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, तो फिर इस कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है, आपके न्यू आइडियाज का भी कोई कॉन्सेप्ट का मतलब नहीं बनता है। तो ये सारी चीजें जरूरी है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के पार्ट के लिए, कि जब आप इनोवेट मार्केट में आ रहे हैं तो एडेप्टेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो चीजें आप इनोवेशन के थ्रू लेकर के आ रहे हैं मार्केट में, कस्टमर्स उसको अडॉप्ट कर सके, उसको यूज कर सके, उनको कंज्यूम कर सके, तभी आपका वो सक्सेसफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट माना जाएगा। देन प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट इज टोटली प्रोफेशनल, इसमें कहीं पे भी आप फैमिलियर एटमॉस्फेयर नहीं देख सकते। फैमिलियर तो आप सोशल लेवल पे उसको अटैक करते हैं, बट प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट में मतलब आप किस तरीके के प्रोडक्ट कस्टमर की डिमांड में है और उसी तरीके का चीज आप अवेलेबल करा रहे हैं, उसी बेसिस पे आप इन चीजों पे फोकस कर पाते हैं। क्योंकि आप जब न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो न्यू प्रोडक्ट के साथ में न्यू मेथड्स भी इन्वॉल्व होना चाहिए। न्यू मेथड्स आएगा क्योंकि फिर न्यू मार्केट की भी जरूरत है। तो प्रोफेशनल लेवल पे आप न्यू मार्केट पे फोकस कर सकते हैं, आपका न्यू सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल से वहां पे ध्यान करते हैं, आप न्यू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करते हैं। तो ये सारी चीजें प्रोफेशनल पार्ट्स में आती हैं और इन पे आपका पूरा फोकस होता है कि आप किस तरीके से अपना काम करेंगे। तो इस तरीके कॉन्सेप्ट के साथ में इससे ये क्लियर होता है कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली है क्या। क्लियर, एंटरप्रेन्योरशिप इज एसेंशियली अ क्रिएटिव एक्टिविटी। इसको मैंने पहले ही जितनी भी आपको एग्जांपल्स दिए हैं वो ऑल एग्जांपल्स आर क्रिएटिव एक्टिविटीज, और इट्स एन इनोवेटिव फंक्शंस। ये सारे आपके इनोवेटिव फंक्शंस के पार्ट में माने जाएंगे, और इसी बेसिस पे आप सारे न्यू इन्वेंशंस के साथ में, जैसे मैंने अभी बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, यूज ऑफ अ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कोई भी न्यू प्रोडक्ट आप लेकर के आ रहे हैं उसके साथ न्यू प्रोडक्शन मेथड को फॉलो करेंगे, और मार्केट भी उसके लिए नया आप सर्च करेंगे, लोगों में अवेयरनेस लेकर के आएंगे ताकि वो आपके जो न्यू प्रोडक्ट अवेलेबल हुआ है उसको लेकर के वो अवेयर हो, और उस बेसिस पे आप अपना फर्दर काम आगे बढ़ा सकते हैं। सप्लाई आपको कैसे करनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से अरेंज होगा, आप ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्टैब्लिश करेंगे, दिस ऑल कॉन्सेप्ट क्रिएट्स यू क्लियर्स यू द व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप इन सब प्रोसेस में आपको क्लियर हो जाता है, क्योंकि वहां पे रिस्क बेयरिंग फैक्टर है, आपका और ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने की एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज के साथ में वो फुलफिल करना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज उसके अंदर हो, और हाई अचीवमेंट कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए। हाई अचीवमेंट कैपेसिटी की बात अगर हम कहें तो हर कोई चाहता है अपने आप को डेवलप करना, और पीपल्स हैविंग नीड्स फॉर हाई अचीवमेंट्स, आप सक्सेसफुल होने के लिए ही दे आर फोकसिंग। तो इसीलिए ये सारी चीजें आपकी इसमें इंक्लूडेड होती हैं, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ में आप एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फोकस होगा एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट के बाद नेक्स्ट है आपके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को आप उसके एटीट्यूड से ही जज कर सकते हैं कि व्हाट कैन बी इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप इज फोकसिंग, जैसे बिजनेस में आपने पढ़ा, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
तो बिजनेसमैन का काम क्या है, बिजनेसमैन इज एन एंटरप्रेन्योर। तो उसका पूरा फोकस होता है कि जो भी ये आइडियाज लेकर के आ रहा है वो एवी नहीं लेकर के आ रहा है, उसका केवल सोशल मोटिव नहीं है, इट्स इन्वॉल्व विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ में ही वही अपने अपने एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करता है, वही इसी वजह से वो क्रिएट करता है क्रिएशंस एंड ऑपरेशंस ऑफ न्यू न्यू आइडियाज के साथ में है, न्यू एंटरप्रेन्योर उसमें इन्वॉल्व है। देन इनोवेशंस में उसको फोकस करना है क्रिएटिव आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिए हैं, कई सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें इनोवेटिव आइडियाज की जरूरत होती है। जैसे आज की डेट में भी हम लोग सोच सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मोनोटोनस होते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अगर आप लोगों को मालूम होगा तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे एक ह्यूमन बीइंग का इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसका चाइल्डहुड से लेकर के उसके डेथ तक का, डिक्लाइनिंग स्टेज तक का, ओल्ड एज तक का, वैसे ही प्रोडक्ट का भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपके 5 स्टेजेस से मूव करता है। पहले इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, फिर ग्रोथ स्टेज। इंट्रोडक्शन मींस जब न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो उसको हम इंट्रोडक्शन स्टेज कहते हैं। तो वो इंट्रोडक्शन स्टेज आपका इनोवेशंस के साथ में होता है, क्रिएट करता है एक्टिविटीज को, और उसके बेसिस पे आपका इंट्रोडक्शन के बाद वो ग्रोथ के पॉइंट में आता है। जब वो ग्रोथ पॉइंट में आता है तो आप उसको एज इट इज लेकर के चलते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च किया है आपने वही मूव कर रहा है। तो उस बेसिस पे बेटर कंडीशंस, थिंग्स आपके बेटर और वेज में होंगे न्यूज आइडियाज के साथ में। जब आप एंटर करते हैं तो ग्रोथ एज भी उसका इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ स्टेज पे आता है। ग्रोथ के बाद आप आते हैं उसका मेच्योरिटी लेवल पे, यानी एकदम पीक लेवल पे वो प्रोडक्ट आपका मार्केट में लॉन्च कर चुका है, इट्स वेल नोन टू एवरीवन, अवेयरनेस लोगों में है उस प्रोडक्ट को लेकर के। और उसके बाद जब धीरे धीरे अगर आप उसमें नई चीजें नई लेके आते हैं तो वो सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है। उसके बाद यू हैव टू फोकस ऑन इनोवेशंस। उस प्रोडक्ट में कुछ नया चीज अगर आप नहीं इन्वेंट करते हैं तो धीरे धीरे वो डिक्लाइनिंग के बाद डेथ पोजीशन पे आ जाता है। इट मींस कि उस प्रोडक्ट की कोई भी डिमांड नहीं करेगा। तब फिर नए मार्केट में उसको लॉन्च करने के लिए, फिर से उसे मार्केट में नया बनाने के लिए यू हैव टू थिंक अबाउट न्यू इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज, ताकि उस न्यू ओल्ड प्रोडक्ट को न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ आइडियाज के साथ में फिर से उसको इंट्रोडक्शन स्टेज पर लेकर के आना होगा। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये किसी भी प्रोडक्ट के लिए कंटिन्यूअसली करते रहना होगा। क्योंकि अगर आप किसी भी का भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सैमसंग का एग्जांपल लेते हैं, तो नोकिया का एग्जांपल लेते हैं, जैसे नोकिया के वैसे मोबाइल फोन्स हैं, तो धीरे धीरे अगर आप उसमें नया इनोवेशंस नहीं लेके आते हैं तो उसकी जगह पे कॉम्पिटिटिव मार्केट में दूसरा प्रोडक्ट कोई अपना प्लेस ले लेगा, बट वो प्रोडक्ट आपका डिक्लाइनिंग और डेथ स्टेज तक चला जाएगा। तो जब तक आप इनोवेटिव आइडियाज किसी भी प्रोडक्ट में नहीं डालेंगे, क्योंकि इट्स कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत कट थ्रोट कंपटीशन की जहां पे बात करते हैं हम, वहां पे इनोवेशंस आपके प्रोडक्ट में होना जरूरी है। जब आप इनोवेटिव आइडियाज के साथ में टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पार्ट करते हैं, तभी जाकर के आप अपना सक्सेसफुल रेट बढ़ा सकते हैं और आप उस पर वर्कआउट कर सकते हैं, मार्केट में अपना स्टैंडिंग बनाए सकते हैं। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्रिएटिव आइडियाज का होना, इनोवेटिव आइडियाज का होना बहुत जरूरी है। फिर उसी के साथ में डिसीजन मेकिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि कोई भी, मैंने बोला लीडरशिप क्वालिटीज की बात, स्किल की बात की ही मैंने। एक एंटरप्रेन्योर कैन टेक्स डिसीजंस रिगार्डिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइजेस। कोई भी एंटरप्राइजेस से रिलेटेड जो भी उसको इनोवेशंस करने हैं या कोई भी चेंजेस करने हैं या उसको अपने एक्टिविटीज में कोई चेंज लाना है या अपने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में कोई चेंज लाना है, उसके लिए उसको डिसीजन मेकिंग पावर उसके अंदर होना चाहिए, ताकि वो इमीडिएट अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मार्केट में क्रिएट होती है, तो उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजंस ले सके। वो स्किल अंदर, लीडरशिप स्किल उसके अंदर होना चाहिए, ताकि इजिली वो अपने एंटरप्राइजेस को लेकर के कोई भी डिसीजंस ले सके। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि किसी, जैसे अपने बिजनेस में पढ़ाई होगा वैसे ही इसमें भी आपको डिसीजन लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इट्स फंक्शंस ऑफ हाई अचीवमेंट्स। हाई अचीवमेंट्स की बात अगर हम कहें तो एक सक्सेसफुल, हर कोई आज की डेट में सक्सेसफुल बनना चाहता है, और सक्सीड करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी हो कि आप रिस्क भी बियर कर सके। आप मार्केट में जो कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है उसको फेस करने के लिए आपके अंदर की जो क्वालिटीज हैं वो इनोवेटिव क्वालिटीज आपकी डेवलप्ड होती रहनी चाहिए। अगर इमीडिएट कोई जरूरत पड़ती है तो आप इमीडिएट उसका से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए तो आप उस पर डिसीजन भी ले सकते हैं।
इस तरीके की एक्टिविटीज अगर आपके अंदर नहीं की रहेगी, तभी आप हाई अचीवमेंट की तरफ फोकस कर सकते हैं। हाई अचीवमेंट्स तभी पॉसिबल है जब आप अलर्ट रहेंगे, आप इनोवेटिव आइडियाज के साथ में हमेशा भरे रहेंगे, आप खुद एनर्जेटिक रहेंगे, टाइम टू टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डिसीजन लेने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन सब चीजों से आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। उसका नेक्स्ट पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, जहां ग्रुप ऑफ पर्संस काम करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स जब काम करते हैं तो हर किसी का नेचर अलग होता है। तो अलग अलग नेचर के लोगों को एक साथ कंबाइंड करके आप कॉमन गोल की तरफ अगर अचीव कराना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी क्रिटिकल एबिलिटी इन एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। क्योंकि जो ग्रुप है उस ग्रुप को आप एक साथ मैनेज करना, उनमें कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो ये चीज अगर आप कर पाते हैं तो इट्स अ गुड कैरेक्टर ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप। दिस स्किल्स मीन्स दैट वन कैन बिल्ड एन यूनिट effectively by delegating responsibilities to others, make others work। इसके लिए लोगों के अंदर वो स्किल डेवलप करना और लोगों में एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना, ताकि जिससे कि वो अपनी हर काम को, हर व्यक्ति को जो डिप्यूटेड वर्क है उस पे वो फोकस्ड होकर के अपना काम कर सके। इसलिए ये क्वालिटीज जो ये होती है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग का ही पार्ट है, जिससे वो अपना काम आगे कर सकता है। नेक्स्ट, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी तो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि इट्स अ रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर ही रिस्क ले सकता है, क्योंकि सारा कैपिटल उसी को इन्वेस्ट करना है और न्यू आइडियाज के साथ में मार्केट में जब वो लॉन्च करता है अपने आप को, तो कैसे उसको मैनेज करेगा, ये सारा काम एक एंटरप्रेन्योर का ही होता है। क्योंकि हम ये चीज मान के चलते हैं कि फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टन पार्ट। तो अनसर्टन है अगर फ्यूचर, तो कैसे आप उसको मैनेज करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अनसर्टनिटीज के साथ में आप अपने आप को डेवलप कर सकें, आप अपने आप को वहां पे प्रूफ कर सकें, ताकि आपका जो मार्केट में आप जो सक्सेसफुली आप स्टैब्लिश कर सकें, इसके लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और जो रिस्क फैक्टर कवर करने के लिए जिसके अंदर कैपेसिटी होती है, वही उसका एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट कवर कर पाता है और वही सक्सेसफुल हो पाएगा। देन रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो होता है वो गैप को फिल करता है। गैप फिलिंग फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, entrepreneur is to fill the gap or make up the deficiency which always exist in the knowledge about the production function। किसी भी प्रोडक्ट के फंक्शंस को लेकर के जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब कोई ना कोई ऐसी नॉलेज की गैप होती है प्रोडक्ट में, ताकि आप उसको फिल करने के लिए आपको रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जरूरत होती है, ताकि आप मैक्सिमम रिसोर्सेस के साथ में मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम के साथ मैक्सिमम आउटपुट को प्रेजेंट कर सके। ये एक एंटरप्रेन्योर ही कर सकता है। तो ये गैप फिलिंग का फीचर्स जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का ही पार्ट है, जिससे के थ्रू वो सारी चीजों को मैनेज करने की कोशिश करेगा। और वो नॉलेज उसी के पास होता है जिससे प्रोडक्शन फंक्शंस कैसे आपका मार्केट प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक मूव करे, इसके सारी एक्टिविटीज को उसको करना होता है। उसके बाद आता है वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन की अगर बात करें तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ वैल्यू क्रिएशन। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आप यूं ही लॉन्च कर देते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। मैंने पहले ही बोला, यूटिलिटी क्रिएशन वर्क जो होता है, जैसे कोई भी चीज प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल फॉर्म में है, रॉ मटेरियल में उसका कोई यूज नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस आप उसको एक फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। जैसे लेदर की बात करें तो लेदर इज अ रॉ मटेरियल, वो यूटिलिटी प्रोडक्ट नहीं हो सकता। उसको यूटिलिटी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर अपने क्रिएटिव आइडियाज के साथ में उस रॉ मटेरियल की वैल्यू को क्रिएट करता है, न्यू आइडियाज में कन्वर्ट करता है। जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के पर्स यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के आप शूज यूज करते हैं, बेल्ट यूज करते हैं, लेदर के बहुत सारे ऐसे आइटम्स है जो बनाए जाते हैं। तो लेदर इज अ रॉ मटेरियल, उसकी वैल्यू का क्रिएशन जो होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप का वर्क है, ताकि वो उसमें नई चीजें ला सकता है। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, अगर उसके सारे स्पेयर पार्ट्स को अगर अलग अलग कर दीजिए तो उसकी कोई यूटिलिटी है? कोई यूटिलिटी नहीं है। इट्स आयरन बॉडी और या फिर आपके उसमें रबर बॉडीज कुछ अवेलेबल होंगे या बैटरी होगा। बैटरी का भी आप क्या यूज करेंगे अनटिल एंड अनलेस जब तक उसको एक प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जाता। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप का काम होता है कि जो भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है उसको एक्सप्लोर करना और उससे उसकी वैल्यू को क्रिएट करना,
तो वैल्यू क्रिएशन का काम भी एंटरप्रेन्योरशिप का ही होता है, ताकि जो भी प्रोडक्ट आपके पास में अवेलेबल है उसको एक फॉर्म में, जैसे कॉटन है, आप खेतों में चले जाए तो आपने कॉटन जो रुई होती है, वो रुई की क्या यूटिलिटी है, यूजलेस। अब उस रुई को, उस कॉटन को आपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, जिससे कि आप उसकी यूटिलिटी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। जैसे कॉटन के शर्ट, कॉटन की साड़ी बन गई, कॉटन के कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, बैंडेज के लिए भी कॉटन का यूज होता है। तो इस तरीके से कई ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिससे आप कई चीजें बनाते हैं। लकड़ी है, वुड है, वुड से आप फर्नीचर बनाते हैं, वुड से आप पेपर बनाए जाते हैं। तो ये सारी क्रिएटिविटी होती है किसी भी रॉ मटेरियल को आप अच्छे से उसकी वैल्यू को क्रिएट करना। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी यूटिलिटी क्रिएट की जाती है, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो न्यू आइडियाज के साथ में उस प्रोडक्ट में नई यूटिलिटी लेकर के आता है, क्रिएट करता है। ठीक है, क्रिएटिंग एंड पर्पसफुल एक्ट। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। इट्स अ क्रिएट response of entrepreneurs towards changing market conditions. मार्केट कंडीशंस एक एंटरप्रेन्योर चेंज कर सकता है, वो लोगों के अंदर अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना, वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना, इस तरीके से वो मार्केट की कंडीशंस को भी चेंज कर सकता है। मार्केट में कई बार डिप्रेशन, रिसेशन पीरियड आ जाता है, तो रिसेशन पीरियड की कंडीशन, जैसे कोरोना आया, कोरोना में मार्केट की कंडीशन बहुत ही लो हो गई थी, तो उस टाइम पे लोगों ने दूसरे तरीके से मार्केट को कैप्चर करना शुरू किया। वहां पे आप देखिए कि होम डिलीवरी होने लगी। जब से ज्यादा किसका यूज होने लगा उस मार्केट कंडीशंस में, जनरल स्टोर्स का, मेडिकल फैसिलिटीज का। अब आप देखिए कि कोरोना पीरियड में जो सैनिटाइजर लोग यूज नहीं करते थे, सबसे ज्यादा यूजफुल सैनिटाइजर होने लगा। तो मार्केट की कंडीशंस को आपने कैप्चर किया और उसके बाद सैनिटाइजर्स, मास्क, ये सारी चीजें जल्दी जल्दी अवेलेबल होने लगी। तो दिस इज द वे एक एंटरप्रेन्योर अपनी मार्केट कंडीशंस को देखते हुए उसमें चेंजेस लेकर के आता है। आपकी प्रोडक्ट डिमांड के अकॉर्डिंगली वो सारी चीजें आने लगती हैं। जैसे आपने कोई भी कोरोना पीरियड में यूज कर रहे थे, कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, घर पे आ रहा था, तो एक डिसइंफेक्टेंट लिक्विड आपने रखा हुआ था, तो सबसे ज्यादा वो बिकने लगा। तो जो कम चीजों में इन्वॉल्वमेंट था, लोग धीरे धीरे उसको ग्रैस्प करने लगे, और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने अपने उस जॉब को छोड़ करके, सबसे ज्यादा रिसेशन पीरियड आपका टूरिज्म का आया, सबसे ज्यादा रिसेशन पीरियड रेस्टोरेंट वगैरह का आया, सारी की मूवमेंट बंद हो गई थी। तो उसके बाद लोगों ने क्या शुरू किया, वही सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया, मास्क बनाना शुरू कर दिया, डिसइंफेक्टेंट लिक्विड आपको अवेलेबल कराना शुरू कर दिया। तो इट्स क्रिएट्स द पर्पसफुल एक्ट। मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए आप नई चीजों को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सारे फोकस्ड आपके एंटरप्रेन्योर ही कर सकते हैं, जिनको न्यू आइडियाज के साथ में जो वो मार्केट में अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि मार्केट की कंडीशन बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जो एकदम फ्लॉप पे हो गए हैं। होटल बिजनेस आपका फ्लॉप हो गया था, आपके रेस्टोरेंट बिजनेस फ्लॉप हो गए थे, आपके टूरिज्म बिजनेसेस, आपके व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस वगैरह सब फ्लॉप से चला गया था। तो उनका नया मार्केट का कॉन्सेप्ट आया, नए मार्केट के कॉन्सेप्ट में उन्होंने पूरा फोकस किया सैनिटाइजर की तरफ, आपके मास्क बनाने की तरफ, और लोगों को हेल्पफुल डिसइंफेक्टेंट, ये सारी चीजें अवेलेबल कराने लगे। जो लोगों को खाना मिला, रोटरी क्लब्स आपके उस पर वर्क करने लगे। तो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी ऑफ पर्पसफुल एक्ट। देन प्रोसेस की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप में डिजाइनिंग, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस, तो ये काम आपका एंटरप्रेन्योर ही करता है। नए नए मार्केट को देखते हुए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, उसकी डिजाइनिंग चेंज कर देता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत स्पेस लिया करती थी। आज के डेट में आप टेलीविजन देखिए, जो पीछे काफी लेंदी उसमें रहता था, अब एलईडीज आपकी चीजें आने लगी हैं। अब बल्ब, ट्यूबलाइट्स आया करते थे, तो ट्यूबलाइट्स की जगह पे एलईडी बल्ब्स आने लगे हैं। तो ये सब चीजें हैं, डिजाइन चेंज हो गया। आपका लाइट का ही काम कर रहा है, बट उसकी डिजाइनिंग चेंज हो गई। अब डिजाइनिंग ऐसी भी होने लगी है कि स्पेस कम लेता है, वेट उसका कम हो गया है, लेकिन उसकी जो फंक्शनिंग है वो और बेटर इंप्रूव हुई है। तो इससे क्या फोकस्ड होता है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस ही होता है कि वो नए नए डिजाइन के साथ में मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करे, न्यू उसके लॉन्चिंग के साथ में न्यू बिजनेस को नए तरीके से क्रिएट करे, और अलग से अलग उसका डिजाइनिंग कैपेसिटी क्रिएट करे। और कैपेसिटी जो होती है, विलिंगलेसली टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अ बिजनेस। तो ये मैनेजमेंट सिस्टम आपका उसी से आता है, ताकि न्यू आइडियाज को क्रिएट किया जा सके। देन
कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ। ग्रोथ इसलिए क्योंकि जब न्यू मार्केट में आप लॉन्च करते हैं इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज के साथ में, एंटरप्रेन्योर टू आइडेंटिफाई एंड इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज एंड कंट्रीब्यूट फॉर द रियल इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि उस कंडीशंस में जब इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन होने लगी थी, रिसेशन पीरियड आ गया था, तो आपने नई चीजें लेकर के आए और नई चीजों के साथ आपका पूरा फोकस्ड हो गया कि आप उसका इंडियन ग्रोथ का भी फोकस करने लगे, इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसमें आने लगी। तो ये सब चीजें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसपे हमको फोकस करना होता है। और एंटरप्रेन्योर का काम ही होता है कि इस तरीके की चीजों को देख करके नई चीजों को एस्टैब्लिश करना। तो ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन एक्ट ऑफ बीइंग एंटरप्रेन्योर। एक्ट ऑफ बीइंग एंटरप्रेन्योर क्या, एक गुड मैनेजर होता है। आप न्यू आइडियाज के साथ में मूव करते हैं तो प्रॉफिट भी आपकी बढ़ती है। तो इनोवेटिव आइडियाज फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, रिस्क फैक्टर को बियर करने के लिए, क्योंकि जब न्यू आइडियाज के साथ में आते हैं तो वो रिस्की होता है, और उस रिस्क के साथ में आप अपना ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सके, इसके लिए जरूरी होता है कि आप उस पर फोकस करें। तो एक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर ये है कि वो एज अ ऑनर भी वर्क करता है, वो एज अ मैनेजर भी वर्क करता है। ऑनर के लिए वो नई चीजों, इनोवेटिव चीजों के लिए सोचता है, और उसको मैनेज करने के लिए एज अ मैनेजर भी वो उस पर वर्क करता है ताकि रिस्क फैक्टर को कवर कर सके। देन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी इसको कहेंगे, क्योंकि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या, उसका फोकस्ड होता है। एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योरशिप कर क्यों रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव भी होता है क्लियरली डिफाइंड कि उसको फोकस करना है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में ही वो वर्क करता है, तभी जाकर के कुछ काम उसका आगे वो सोच पाता है, इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज को इन्वॉल्व करता है, इसीलिए वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस पे फोकस करता है। प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज, बट नेचुरल, मैंने सबसे पहले इसके पॉइंट में बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये, क्योंकि हम कोई भी बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ ही मूव करता है और प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही काम करता है। तो किसी भी एंटरप्राइजेस को एस्टैब्लिश किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ये प्रॉफिट अर्न करेगा, एंटरप्रेन्योर कर ही क्यों रहा है, वो उसका फोकस ही होता है प्रॉफिट अर्न करना और अपने आप को एस्टैब्लिश करना मार्केट में। देन वी आर इन्वॉल्व विद एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस की बात हम करें, इसके कैरेक्टर और नेचर के बाद, वो किस प्रोसेस के थ्रू आपका मार्केट में अपने आप को लॉन्च कर रहा है, दैट इज फोकस्ड। तो इस बेसिस पे अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला, आइडियाज क्रिएट करना। तो न्यू आइडियाज के साथ में जो वो आ रहा है, तो आइडिया क्रिएट करना कि आपको मार्केट में क्या लेकर के आना है, उसको मार्केट में किस चीज की जरूरत है, क्या चीजें अवेलेबल हैं, उस बेसिस पे वो आइडियाज क्रिएट करता है। और उन आइडियाज को, क्योंकि पहला ही फोकस इसका होता है इनोवेशंस, न्यू आइडियाज को लेकर के मार्केट में लॉन्च करना, ताकि वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो उसमें क्या नई चीज उसको लेकर के आनी है, जिससे कि उसका सक्सेसफुल मार्केट में अपने सक्सेसफुली अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके। फिर आइडिया जनरेशन के बाद आता है क्लियर विजन, क्योंकि जो भी आइडिया उसने जनरेट किया है अपना, उसका विजन क्लियर होना चाहिए कि वो किस मोटिव से वो मार्केट में अपने आप को लॉन्च करना चाहता है। और फोकस, बिकॉज क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके के कट थ्रोट कंपटीशन है मार्केट में, तो जब तक वो चीजों को नहीं मैनेज करेगा वो चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर लोगों में क्लियरिटी नहीं होगी प्रोडक्ट को लेकर के, या कैसे उसको यूज करना है, या उसका एबिलिटी क्या है, तब तक कोई भी चीज उस चीज के लिए काम फोकस्ड होकर के नहीं करेगा। और कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप, आपका एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि आइडियाज जब तक एक क्लियर विजन के साथ में नहीं होगा वो काम नहीं कर पाएगा सक्सेसफुली। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें है कि उसको इस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का क्लियर विजन, ताकि वो कन्वर्ट ड्रीम इनटू रियलिटी, उसका जो ड्रीम है वो अपने उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सके, वो क्लियर विजन के थ्रू ही होता है। और एक्सपीरियंस अलोंग विद द क्रिएटिव माइंड, और एक्सपीरियंस के साथ क्रिएटिव माइंड को वो इनोवेटिव मेथोडोलॉजी के पार्ट में यूज करता है। न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करेगा, उसको सेटअप करेगा, इनोवेटिव आइडियोलॉजीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मार्केट। क्योंकि जनरली कोई भी प्रॉब्लम मार्केट में जब अराइज होती है तो उसी को एक आइडिया जनरेट करता है एंटरप्रेन्योर। देन आपका परसुएडिंग अदर्स, वो अदर्स को परस्यू कैसे करेगा। कोई भी टीम होती है जो इस पे काम करती है, बिकॉज दे हैव दिस डिफरेंट स्किल सेटअप्स formed by an entrepreneur who will work together to make the vision into a reality। क्योंकि जो भी आपका क्लियर विजन होता है, उस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, मैंने पहले कहा ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग मीन्स दे हैव द ग्रुप ऑफ पर्संस विद डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स,
जो वर्क करते हैं उस विजन को, जो आपका क्लियर विजन है, जो आपके आइडियाज है, इसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्रिएट कर सके और उस पर काम कर सके। इसी बेसिस पे जो गोल है उसका, पर्सन टुवर्ड्स द गोल एंड मोटिव्स, सबको उसी एंटरप्रेन्योर उसी को परस्यू करता है, जिस ताकि अपने गोल और मोटिव को अचीव कर सके। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, उसके बाद उस पर प्रोसेस करता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, क्योंकि एंटरप्रेन्योर हैज टू मोबिलाइज ह्यूमंस, financial and material resource necessary to bring a project in fruition। जो भी प्रोजेक्ट उसको लेकर के आना है आपका क्लियर कट एकदम रियलिटी फॉर्म में, तो उसको मोबिलाइज करना होगा, ह्यूमन को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, मटेरियल रिसोर्सेज अवेलेबल, इन सारी चीजों को जब तक वो मोबिलाइज नहीं करेगा तब तक वो उसको रियलिटी फॉर्म में चेकआउट नहीं कर सकता, उसको क्रिएट नहीं कर सकता। इसीलिए जितनी भी एंटरप्रेन्योर का काम होता है, ह्यूमन को, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, मटेरियल रिसोर्सेज को, सारी चीजों को मोबिलाइज करना, ताकि उसका प्रोजेक्ट एक फ्रूटफुल फॉर्म में कन्वर्ट होकर के उसके सामने आ जाए, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में उसके सामने आ जाए। तो एंटरप्रेन्योर हैज टू आइडेंटिफाई रिसोर्सेज टू टर्न देयर आइडियाज इनटू अ विजिबल फॉर्म। तो इसके लिए वो सारे रिसोर्सेज को वो यूज करता है। देन क्रिएट न्यू वेंचर्स, इट इज द टाइम टू लॉन्च अ न्यू वेंचर and start in running successfully after the proper placement and arrangement of resources। क्योंकि जब मोबिलाइजेशन की चीजें होती हैं तो इट मींस कि जो न्यू वेंचर्स है उसको क्रिएट करती हैं, प्रॉपर प्लेसमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज होता है, इसी बेसिस पे वो अपना काम कर पाता है। और फिर फाइनली अडेप्टिंग विद द टाइम, अडेप्टेबिलिटी विद द टाइम, क्योंकि कोई भी चीज अगर विद इन टाइम नहीं होता है तो इट्स यूजलेस, तो उसको यूजफुल बनाने के लिए विद इन टाइम होना उसका बहुत जरूरी है। तो कोई भी सिग्निफिकेंट टू, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट टू मॉनिटर एंड रियलाइज when the upgradation is necessary for the enterprises। किसी भी एंटरप्राइजेस का अपग्रेडेशन जब जरूरी होता है तब उस टाइम पे ही आप उसके अपग्रेडेशन की बात करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर पूरा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अपग्रेडेशन इज नेसेसरी, इट इज द एंटरप्रेन्योर ओनली who has to think out of the boxes and adapt with the clarity market conditions। मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, उसके नीड्स को फोकस करते हुए उसको उस पर फोकस करना होता है, और तभी वो चीजों को अडॉप्ट कर पाता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इसी बेसिस पे आप कर सकते हैं, इसी तरीके से आपका एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। तो ये सारी चीजें से आइडिया क्रिएट करने से लेकर के, क्लियर विजन रखने से लेकर के, आपके परसुए करने का, अदर्स का रिसोर्स को मोबिलाइज करना, न्यू वेंचर्स को क्रिएट करना, उसके बेसिस पे ही आपकी ये सारी चीजें हो पाएंगी। नेक्स्ट जो हमको फोकस करना है, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नीड्स एंड इम्पोर्टेंस पे फोकस करेंगे तो ये नीड्स, अब आपकी सब जरूरत क्यों है हमें, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की, क्योंकि ये इसके बिना तो कुछ भी सरवाइव नहीं होगा। मार्केट आपका कभी भी एक सरवाइव कर ही नहीं सकता। मार्केट के सर्वाइवल के लिए जरूर हमारे लिए एंटरप्रेन्योर का होना जरूरी है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट के साथ ही आप आज की डेट में जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, या जितने भी प्रोडक्ट एडवांस लेवल के यूज कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में अपग्रेडेड फॉर्म में यूज कर रहे हैं, इट्स अ एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर ये ना होता तो आज भी हम पुराने समय के हिसाब से प्रोडक्ट को यूज कर रहे होते। आज की डेट में भी हमारे पास टेलीग्राम और इनलैंड लेटर का ही कॉन्सेप्ट होता, हमारे पास में कहीं से भी फोन या मोबाइल या फिर वॉशिंग मशीन, घर में जितने भी आपके हाउस होल्ड अप्लायंसेस आप यूज कर रहे हैं वो सब यूज न कर सके करे होते। तो जैसी जैसी प्रॉब्लम आती जाती है, तो इसीलिए हमारी जरूरत है एंटरप्रेन्योरशिप की, ताकि लोग फोकस्ड होकर के, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो स्टार्टअप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आप जितने भी बिजनेसेस स्टार्ट हुए हैं, सारे बिजनेसेस कहीं ना कहीं एक लेवल पे, स्मॉल लेवल से ही स्टार्ट होकर के एक लार्ज लेवल पे अवेलेबल है। तो ये हमारे एंटरप्रेन्योरशिप की नीड और इम्पोर्टेंस है, जिससे कि हम आगे काम कर सकते हैं। जैसे इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो ये इकोनॉमिक नीड है। इसकी इकोनॉमिक नीड आपकी इसलिए है ताकि प्रॉफिट अर्न कर सके, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो सके। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं विद प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इंक्लूड करते हैं उसका तभी जाकर के आप बिजनेस को आगे रन कर सकते हैं।
क्योंकि जब तक इनकम नहीं होगा कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए आप सक्सेसफुली यूज नहीं कर सकते। तो आप अपनी इकोनॉमिक नीड को फुलफिल करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस वो कर रहे हैं जिसमें प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कोई भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी बन रही है वो एंटरप्रेन्योरशिप के ही देन है। और इसकी जरूरत हमें इसीलिए है ताकि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी में अवेलेबल हो रहा है वो तभी जाकर के हम उसका यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। घरों में आप जो भी चीजें खरीद करके यूज कर रहे हैं तो वो क्यों यूज कर पा रहे हैं, रॉ मटेरियल फॉर्म में, आयुर्वेदिक फॉर्म में जो चीजें यूज कर रहे थे अब आपको वो रेडीमेड फॉर्म में यूज हो रहा है। लोगों के पास टाइम नहीं है तो प्रोडक्शन फॉर्म में आपको अवेलेबल हो रहा है, तो मार्केट में इजिली वो सारी चीजें मिल पा रही हैं। और जब तक मार्केट उसके लिए प्रॉपर अवेलेबल नहीं होगा तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप का काम जो होता है आपके लिए मार्केट भी अवेलेबल कराना। तो इट्स ऑल्सो क्रिएट्स मार्केट फॉर द कस्टमर्स। तो मार्केट क्रिएट मार्केट्स, और जिसमें आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, तो मार्केट में प्रोडक्ट सेल किया जा सकता है और अपने एफर्ट्स डाल करके यू आर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम एंटरप्रेन्योर टू कंज्यूमर। तो क्रिएट, जब तक मार्केट क्रिएट नहीं होगा तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का ही काम होता है न्यू कस्टमर्स को इंक्रीज करना, न्यू कस्टमर्स को सर्च करना और उनको सेल करना प्रोडक्ट को। तो ये सब चीजें आपकी एक एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू ही पॉसिबल है। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, ये तो बार बार हम आपको एक एग्जांपल देकर के बता ही रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट जो है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, किसी भी प्रोडक्ट में जो ओल्ड प्रोडक्ट है उसको न्यूनेस में कन्वर्ट करना, ये सब जैसे चाहे टेलीविजन हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे मोबाइल हो, सबसे ज्यादा छोटे से छोटे बच्चों के हाथ में भी आज की डेट में मोबाइल है। और आप इससे वेल नोन है कि मोबाइल में कितना ज्यादा अपग्रेडेशन आया है। मोबाइल में आपको कैमरा भी अवेलेबल है, मोबाइल में आप क्लॉक टाइम भी अवेलेबल है, इवन मिनी कंप्यूटर का काम भी आप बैठे बैठे कहीं ना कहीं पे कर पा रहे हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट ही है और ये सब आप देख सकते हैं आराम से कि उसके थ्रू ही हो पा रहा है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट लोअर प्राइस पे अवेलेबल है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हायर लेवल, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट आपको रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल, ये सारे रीजंस और टेक्नोलॉजिकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में अवेलेबल है। जैसे सैमसंग की कुछ वैसे फीचर्स हैं जो बहुत हैवी उसमें आते हैं, तो आप रियलमी या वीवो में चले जाइए तो आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी के साथ में लो प्राइस पे भी वो चीजें अवेलेबल होती हैं। तो ये सब पार्ट आपके एंटरप्रेन्योरशिप का ही वो माना जाता है, जिस बेसिस पे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है। देन ह्यूमन नीड्स क्या है, ह्यूमन नीड्स पे भी अगर आप फोकस करें तो ह्यूमन नीड्स ये है कि ये दो चीजों पे फोकस करती है ह्यूमन नीड्स, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। पहले मैंने बताया जब ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की बात, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता था तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये था कि जो प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस कर दिया है कंपनी ने या प्रोड्यूसर्स ने, वही प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में कंज्यूमर को यूज करना पड़ता था। बट आज की डेट में क्या है कि कस्टमर की जो वो जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली ही मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है। अदरवाइज कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स वर्क करता है एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, सेटिस्फैक्शन होता है वर्क कंज्यूमर्स को। और वेलफेयर एम्प्लॉइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग करते हैं तो उसमें मोबिलाइजेशन में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, और ह्यूमन बींग्स के साथ में एक ह्यूमन एम्प्लॉइज को आप ह्यूमन बींग ट्रीट करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा था। बट आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो एंटरप्रेन्योर इस चीजों पे भी फोकस कर रहा है ताकि आपका एम्प्लॉइज भी सेटिस्फाइड हो, उसको भी प्रॉफिटेबल, वो भी प्रॉफिटेबल हो, उसकी भी प्रॉफिट इंक्रीज करे, तभी वो बोनस के साथ इंक्रीज करके, उसको अलाउंसेस इंक्रीज करके, उसके ऊपर मनी, उसको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करके, ताकि वो मोरालिटी बूस्ट कर सके अपने आप को और आपके वर्किंग में वर्कआउट अच्छे से कर दे। उनके वेलफेयर के लिए सोचना, उनके फिजिकल कंफर्ट के लिए सोचना, उनको मटेरियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराना, एप्रिसिएशन प्रदान कराना, ये सारी चीजें आपके एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए वर्क आपके एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। देन कम्स योर सोशल नीड। सोशल नीड की तरफ देखें तो सामाजिक लेवल पे जो जरूरतें पूरी करनी है, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, जैसे बहुत सारी ऐसी गुड्स हैं जो पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं था, बट अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात हम करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इजिली अवेलेबल होने लगा है। आप डिस्पोजल यूज करने लगे हैं, इको फ्रेंडली चीजें आपके सामने आने लगी हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स आपके एंटरप्रेन्योरशिप का ही यही इंश्योर करता है, ताकि सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उस, जैसे आज की डेट में अगर हम कहते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट की एक ये भी है
कि आज की डेट में लोगों के पास टाइम नहीं है, बट घर में फंक्शंस उनको करना ही करना है, तो उस फंक्शंस के लिए भी वो प्रोडक्ट अवेलेबल क्या करा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे इवेंट मैनेजमेंट हैं जो आपके इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आज की डेट में ये भी एक तरीके का गुड सप्लाई है, सब सर्विस सप्लाई है, जो कि आपके पास टाइम नहीं है बट यू कैन इन्वेस्ट द मनी। आपके पास पैसा है बट आपके पास टाइम नहीं है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मार्केट में इस तरीके की एजेंसीज, इस तरीके की इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, जो आपके घर के छोटे मोटे बर्थडे फंक्शंस हो गए, शादी का अरेंजमेंट हो गया, इस तरीके की इवेंट मैनेजमेंट का काम भी करते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स आर अवेलेबल अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। आपकी जैसी जरूरत होती है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग होने लगा है, आप ऑफलाइन नहीं जा सकते, यू डोंट हैव टाइम, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग ही करके अपने एट द डोर बेल पे आपको चीजें अवेलेबल, तो डोर स्टेप पे चीजें अवेलेबल करा दी जा रही हैं। तो ये सब सोशल नीड को फुलफिल करता है। इवन दे कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी जब जैसी जरूरत होती है, जैसे कई ऐसी चीजें हैं गवर्नमेंट की भी हेल्प की जा सकती है, उसमें गवर्नमेंट सप्लाई भी होता है। सोशल नीड्स में गवर्नमेंट के तरफ भी कोऑपरेट करते हैं, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन उनका बना रहता है, ताकि गवर्नमेंट भी फोकस्ड होकर के आप पे वो काम कर सकता है। ताकि गवर्नमेंट का कोऑपरेशन इसलिए कि टैक्स पे करके, जीएसटी वगैरह आज की डेट में आ गया है, तो ये नहीं कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे, तो इस तरीके की चीजों को भी फुल करके गवर्नमेंट को भी कोऑपरेट करना। एंड इवन क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयज का क्रिएशन, जैसे आप कोई भी एक छोटा सा सेटअप स्टैब्लिश करते हैं, तो उस छोटे सेटअप के साथ में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्टार्टअप है, कोई आपने छोटा सा कैफे ही अगर ओपन किया है, उस छोटे से कैफे में आपने तो अपने लिए एक बिजनेस स्टैब्लिश किया, लोगों को प्रोडक्ट अवेलेबल कराया। सोशल लेवल पे क्या है कि हॉस्टल्स के बच्चे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, उनको हॉस्टल का खाना अगर नहीं पसंद आ रहा है, तो एक टाइम पे उनको ये सारी चीजें अवेलेबल हो सकती हैं। तो ये आप, और दूसरी चीज अगर वो जॉब करना चाहते हैं, तो उसमें छोटे मोटे जॉब भी उनके लिए अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, कुछ नई चीजें बना सकते हैं, तो उस तरीके की चीजों को वहां पे वो क्रिएट कर सकते हैं, पेंटिंग का काम कर सकते हैं, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो इस तरीके से आप छोटे से छोटे स्टार्टअप के साथ ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट का भी प्रावधान हो सकता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, जिसको आप फोकस करके ये कोशिश कर सकते हो कि आप लोगों में एम्प्लॉयमेंट की क्रिएट कर सके। जैसे कि सप्लाई के लिए चाहिए, तो सप्लाई के लिए फिर आप वहां पे ऐसा करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज क्रिएट करते हैं, तो वहां पे भी लोगों को जॉब मिलता है। तो कोई अपना पर्सनली आप उसको हायर कर लेते हैं वहां पे कैफे में काम करने के लिए। ये केवल कैफे इज एन एग्जाम्पल, इस तरीके से आप कुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप ट्रांसपोर्टेशन का अगर कोई काम करना शुरू करते हैं, टूरिज्म का काम शुरू करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को आप उनके ड्राइवर के साथ में उनके कार का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यू विल क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। देन ऑर्गेनिक नीड, इसके बाद ऑर्गेनिक नीड की बात करें तो सर्वाइवल है, ग्रोथ है, तो ये सब चीजें भी इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि ग्रोथ क्या है, किसी भी बिजनेस का ग्रोथ होता है तो इट्स कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग, क्योंकि बिजनेस एंटरप्राइजेस ह्यूमन बीइंग के साथ, जैसे ह्यूमन बीइंग का ग्रोथ होता है, दे हैव वेरियस स्टेजेस। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात अगर आप करते हैं, तो ग्रोथ स्टेज की बात है चाइल्डहुड से एडोलसेंस के एज तक के होते हैं, अडल्ट एज तक में आते हैं, मेच्योरिटी लेवल पे आते हैं। वैसे ही आपका प्रोडक्ट का भी डेवलपमेंट होता है, वो भी ग्रोथ लेवल पे उसमें इन्वॉल्व होता है। और इसी तरीके से सर्वाइवल भी है। सर्वाइवल किसी भी फर्स्ट ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सर्वाइव करने का, इट हैज टू एंश्योर दैट ओनली दोज एक्टिविटीज आर टेकन अप विच आर करते हैं, उन्हीं चीजों के साथ में आप मूव करते हैं। इनका मोटिव होता है, इट शुड ट्राई टू क्रिएट डिमांड फॉर इट्स डिमांड प्रोडक्ट सो दैट इट इज अवेलेबल टू प्रोड्यूस प्रॉफिट, ताकि प्रॉफिट भी अर्न कर सके और वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करने के बाद भी आपको प्रॉफिट मिल सके। तो लूजिंग कंसर्न कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, तो कंसर्न आपको रखना पड़ेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जितने भी वेरियस फैक्टर्स हैं उस पर पूरा फोकस करने का, ताकि आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके, तभी बिजनेस आपका सर्वाइव मार्केट में कर पाएगा। देन अर्निंग प्रेस्टीज,
प्रेस्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी बिजनेस के लिए, उसका रिकॉग्निशन और उसका प्रेस्टीज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आज अगर आपने अपना रेपो बना लिया तो आगे आने वाले समय में आपको उसके लिए दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप बहुत कॉमनली वर्ड यूज करते हैं कि अगर टाटा वर्ड यूज है या रिलायंस वर्ड यूज है तो उसने अपनी अपने रेपो बना लिया, अपना प्रेस्टीज बना लिया है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई मार्केट में नया चीज भी लॉन्च होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये उनका प्रोडक्ट है तो बट ऑब्वियस है कि उस प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी। तो दिस इज द वे वी अर्न प्रेस्टीज, अपनी रेपो बनाते हैं और इसी रेपो के बेसिस पे काम किया जाता है। इसी तरीके से नेशनल नीड भी उसकी है, हेल्पिंग नेशनल एफर्ट्स। नेशनल एफर्ट्स में हेल्प करता है जैसे कि आपके इम्प्रूव्स इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द सोसाइटी। नेशनल हेल्प इसलिए कि ताकि हर व्यक्ति को अगर एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने से लोगों की उनकी पोजीशन हाई होती है, इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग होते हैं। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी एंटरप्रेन्योर जो होता है फील्ड में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के साथ में रिमेन्ड नेग्लेक्टेड सो फार। तो अब क्या हो गया कि न्यू यूनिट्स के साथ में बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड जितनी भी एरियाज होते हैं वो भी आप धीरे धीरे आपकी डेवलप्ड होती चली जा रही है, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी लोगों को मिल रही है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं और फुल्ली यूटिलाइज्ड हो रही हैं रिसोर्सेज। तो इट हेल्प्स इन national efforts. Then development of small entrepreneurs, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स भी डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल एक कैफे का दिया आपको, एक रेस्टोरेंट का दिया आपको, और ऐसे ही बहुत सारे मिल्क डेयरीज हैं जो स्टैब्लिश कर रहे हैं अपने ही लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे मिल्क डेयरीज अपना स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो इससे लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं और स्मॉल लेवल पे एमएसएमई के वर्ड आपने सुना होगा, एमएसएमई गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट आपको मिल रहा है ताकि आप न्यू बिजनेसेस स्टैब्लिश कीजिए। आपके कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसमें हैंडीक्राफ्ट का काम हो रहा है, जिसमें छोटे मोटे आपकी कला आपके अंदर है तो आप उसको बनाइए, उसको सेल आउट करिए। तो आपके जैसे बनारसी साड़ी हो गई तो उसका बुनकर का काम जो होता है वो एमएसएमई के थ्रू अपना एस्टैब्लिश करके अपने डिजाइनिंग को वहां पे वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से वो सारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स भी डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का भी फोकस होता है आपके स्टार्टअप इंडिया की तरफ, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। तो ये सारी चीजें स्मॉल एंटरप्राइजेस को डेवलप कर रही हैं। देन नेशनल सेल्फ सफिशिएंसी, नेशनल सेल्फ सफिशिएंसी जैसे आज की डेट में तो हम सबसे ज्यादा इस चीज को मान सकते हैं, क्योंकि जब बाहर कंट्रीज में टैरिफ लगते चले जा रहे हैं, ट्रंप ने जैसे इस समय टैरिफ बहुत ज्यादा लगा दिया है, तो हमारा फोकस होता है कि हम अपने ही कंट्री में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें और अपना ही कंज्यूम करें, हम क्यों दूसरी जगह से एक्सपोर्ट करें चीजों को। तो हम चीजें एक्सपोर्ट न करने की बजाय अपना ही सेल्फ सफिशिएंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें और उसी को यूज करें। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस है कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करें जिसमें अपना ही बनाए और अपना ही यूज, खादी के प्रोडक्ट्स को यूज करने को, उन्होंने खादी के सामान को यूज करिए। तो ये अपना ही बनाया हुआ है, मेक इन इंडिया है और उस मेड इन इंडिया और उसी का इस्तेमाल भी किया जाए। तो इस तरीके से हम नेशनल लेवल पे सेल्फ सफिशिएंट की कंडीशंस में भी अपने आप को प्रूव करेंगे। देन डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सनल, जो स्किल्ड पर्सन्स होते हैं वो भी डेवलप होते हैं, क्योंकि एवरी कंट्री नीड्स ट्रेन्ड एंड स्किल्ड पर्सनल्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए। तो इसके थ्रू क्या होता है कि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस आपकी टेक्निकल नॉलेज एंड ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज को टेक्निकल नॉलेज भी दे रही है, उनको डेवलप भी कर रही है, इस तरीके से उनका उनको स्किल्ड कर रही है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करके जब वो उसको डेवलप कर रही है तो इससे हमारा बेनिफिट ही हो रहा है। तो ये एंटरप्राइजेस की वजह से हमको ये सारे बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस भी हमारे लिए है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पे हमारा फोकस करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि इसकी जरूरत तो हमें क्लियर हो गई कि हमारी उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी नीड क्या है हमारे लिए। उसके साथ में जरूरी है इसका हमको ये भी पता करना है कि उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए ऑब्जेक्टिव क्या है। एक एंटरप्रेन्योर के ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि मैंने इससे पहले ही बताया कि अगर आप नेशनल सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो आपके पास, इंडिया के पास अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं और उन नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके हम अपने यहाँ पे ही प्रोडक्ट को डेवलप करें। हम यहाँ की बात नहीं कर सकते, हम बाहर की भी बात अगर करते हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे ताकि वो उससे अपना काम कर सके।
और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा तो मैक्सिमम आउटपुट के साथ में वो सारी चीजें लोगों को अवेलेबल कराएगा, न्यू प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी होगी और आपके रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस, कोई भी स्मॉल एंटरप्राइजेस का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, इस पे फोकस किया जाएगा ताकि एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट्स जो होता है दैट शुड बी एक्सपेंडेड टू डाइवर्स द एंटरप्राइज, ताकि ज्यादा से ज्यादा लेवल पे उसकी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाए। जो यूनिट्स होती हैं आपके एंटरप्राइजेस की, उसकी स्ट्रेंथ को, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए या एंटरप्राइजेस को एंटरप्रेन्योरशिप का वर्क उसमें फोकस्ड होता है ताकि वो उसको डेवलप कर सके। क्योंकि आपका जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है वो बहुत अबंडेंस ऑफ फॉर्म में आपके पास में क्वांटम ऑफ है, तो गवर्नमेंट का फोकस होता है टुवर्ड्स प्रॉफिट, अदर इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, ये सभी का एफर्ट्स जो होता है दे ऑल आर अफेक्टेड विद प्रॉपर रिसोर्सेज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। देन मिनिमाइजिंग रिस्क एलिमेंट्स, जितना ज्यादा आप उस पर एक्सपीरियंस्ड होंगे, जितना ज्यादा उस पर वर्क करेंगे, उतना ज्यादा आपका रिस्क फैक्टर कवर होगा। क्योंकि जब आप ग्लोबल कंपटीशन में अपने आप को फेस करेंगे, बिकॉज देर इज अ नीड टू इम्प्रूव ओवरऑल वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइजेस फॉर स्टेइंग ग्लोबल कंपटीशन, क्योंकि बहुत जरूरत है आपको अपने आप को एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट्स डालने के लिए और अपने वर्किंग को ओवरऑल इंप्रूव करने के लिए, ताकि आप ग्लोबल कंपटीशन में अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें, डेवलप कर सकें। तो जितने भी अनसर्टेन कंडीशंस हैं, अनसर्टेन कंडीशंस में सप्लाई कर सर्वाइव करने के लिए जरूरत होती है एक प्रॉपर इफेक्टिव प्लान की, और ये प्लान आपका एंटरप्रेन्योर ही करता है, बिकॉज एंटरप्रेन्योर इज वर्किंग विद इनोवेटिव आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज के साथ में, ताकि वो finds better and innovative methods to handle the risk and situations, ताकि रिस्क फैक्टर्स को कवर कर सके, रिस्क फैक्टर्स को रिमूव कर सके। देन इट वर्क्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च का प्रमोशन किस बेसिस पे होगा, क्योंकि हमें जब मार्केट में नई चीजों को लॉन्च करना है तो उससे रिलेटेड हमारा रिसर्च एक्टिविटीज, मार्केट में क्या चीज लॉन्च होना है, कैसे लॉन्च करना है और क्या चीज लोगों की आज की डेट में डिमांड है, उनकी नीड है, उसको फोकस करने के लिए यहाँ पे काम करना है कि कैसे उसको किया जाए। तो ये सारी चीजें हमारे इसमें एंटरप्रेन्योरशिप की ऑब्जेक्टिव है, ताकि वो रिसर्च वर्क को भी प्रमोट कर सके, ताकि आप स्ट्रेंथन हो सके कंपिटिटिव मार्केट में कम्पिटिट करने के लिए। देन बेटर क्वालिटी गुड्स, बेटर क्वालिटेटिव गुड्स अवेलेबल कराना एंटरप्राइजेस का फोकस है, क्योंकि क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो क्वालिटी, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए कॉन्शियस होना चाहिए, और कंज्यूमर्स की भी डिमांड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स की है, क्योंकि आज के डेट में इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से कस्टमर परचेज करके नहीं ले जा सकता अनटिल एंड अनलेस उसके बारे में पूरी डिटेलिंग कर ले और उसके बारे में सारी चीजें जान ले। जब तक उसको बहुत पब्लिसिटी के हिसाब से या प्रॉपर यूज करके उसका बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं समझ में आएगा, वो उसको परचेज नहीं करेगा। पहले का समय गया, क्योंकि आपने कोई प्रोडक्ट दे दिया, अब उनकी जरूरत होती थी प्रोडक्ट को परचेज करना, बट आज के कम्पिटिटिव वर्ल्ड में दे हैव मेनी सब्स्टिट्यूट कि अगर ये चीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो अदर देन दिस आप जो भी चीज यूज करेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो इसलिए हर किसी को अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। देन इम्प्रूव्स ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है एवरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी इम्प्रूव्ड, क्योंकि जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, तो वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर आप बात करें तो वो लैंड, लेबर, कैपिटल, जितनी भी चीजें होती हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और देयर शुड बी टारगेट फॉर एवरी फैक्टर्स, एफर्ट शुड बी मेड टू अचीव देम, किसी भी चीज को, क्योंकि वेरिएंस बिटवीन टारगेट्स एंड रिजल्ट्स, करेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन इमीडिएटली, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का काम होता है शुड क्रिएट कॉग्निजेंट एटमॉस्फेयर वेयर पीपल फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड बाय इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस में, ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर उनकी इंप्रूव होती है तो दे शुड फील हैप्पी। तो ये सारी चीजें, मोरल बूस्टअप होता है, वो तभी पॉसिबल है जब एंटरप्रेन्योरशिप के उसमें आप उनको ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करें, ताकि उनकी परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट आए। प्लानिंग फॉर फ्यूचर, फ्यूचर की प्लानिंग अभी से करके रखना होगा, तभी उसी बेसिस पे काम हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए, करंट और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए दे शुड प्लान टुगेदर, फ्यूचर के लिए भी करंट के लिए भी। एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन इन फ्यूचर विल बी प्लान्ड एट प्रेजेंट,
क्योंकि फ्यूचर में जो भी चीजें आपको करनी है उसको प्लान तो आज की डेट में ही करके आगे बढ़ना होगा। देन मोबिलाइजिंग बेस्ट टैलेंट, जिसका जैसा टैलेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली उसको यूटिलाइज कर लेना ही एंटरप्रेन्योर का क्वालिटी है। तो एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी जिसके अंदर जैसा टैलेंट हो उसके अकॉर्डिंगली उसको आप यूटिलाइज कर लें। नेक्स्ट हमारा फोकस है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एंटरप्राइजेस। एंटरप्रेन्योरशिप के डिफरेंट स्टेजेस। डिफरेंट स्टेजेस, हमारा फोकस डिफरेंट स्टेजेस की तरफ है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस क्या है आपके। इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज आपका फोकस करता है, फर्स्ट स्टेज है ये, इट एम्फेसिस ऑन द इनकम जनरेटिंग, क्योंकि पहला फोकस जब तक इनकम नहीं होगी आपको कुछ काम नहीं कर सकते। इनकम जनरेटिंग इसका फोकस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आइदर विद वेजेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसका इनिशियल स्टेज पार्ट आपका यही है कि आप डिफरेंट स्टेजेस इसमें इन्वॉल्व है। इनिशियल स्टेज है आपका, दे आर फोकसिंग ऑन जनरेटिंग इनकम, इनकम जनरेट करने का। और मिडिल स्टेज होता है इसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रिफर्स टू फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट। एक तो इससे एंटरप्राइजेस से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब दे सकते हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो ताकि इनकम जनरेट किया जा सके। दूसरा मिडिल एज की स्टेज की बात अगर करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात है इसमें। इट रिफर्स टू द फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट किसी का भी own occupations as employment, self-employed persons are income generating persons, but all the income generator may not be self-employed, क्योंकि उसमें employment भी हो सकती है, लोगों के पास जॉब भी हो सकती है, और जिसने एस्टैब्लिश किया है वो एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है। तो इसका जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी पार्ट है और इसमें इनकम को भी इंक्रीज करने की बात आती है। नेक्स्ट है टर्मिनल स्टेज। टर्मिनल स्टेज क्या है कि द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर सजेस्ट दैट ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड इनकम जनरेटेड, क्योंकि सारे उसमें इनकम जनरेटेड भी माने जाते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड भी माने जाते हैं। तो क्योंकि जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं विद न्यू आइडियाज के साथ में वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, और जब प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो बट ऑब्वियस है कि जो उनको ग्रुप ऑफ पर्सन उसमें इन्वॉल्व है उनका इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है ताकि उनको जॉब मिल सके, और उस जॉब के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट। सारे एंटरप्रेन्योरशिप के ये सारे डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसमें आप इनकम जनरेट करने के लिए सेल्फ वेजेस भी सैलरी भी ले सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसा कुछ काम भी कर सकते हैं। तो ये तीनों स्टेजेस के बेसिस पे आपका ये मूव करता है कि आप कैसे कैसे उसमें काम करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा एंटरप्राइजेस, एंटरप्रेन्योरशिप का जो पार्ट है वो किसी एंटरप्रेन्योर के थ्रू ही होना है। तो वो एंटरप्रेन्योर कैसे काम करेगा, तो इस चीज पे हमारा फोकस होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर ही एंटरप्राइजेस का एंटरप्रेन्योरशिप का वर्क कर रहा है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इट्स वेरी सिंपल टू से दैट कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि वो प्रोसेस है, बट एक एंटरप्रेन्योर कौन है, एक पर्सन है जिस पर्सन के थ्रू आप उस प्रोसेस पे काम करते हैं और उस प्रोसेस के थ्रू एंटरप्राइजेस का काम होता है। एंटरप्रेन्योर्स आर दोज पीपल who have ability to see and evaluate business opportunities together, the necessary resources to take advantages of them and to initiate appropriate actions to ensure success। तो किसी भी पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट चाहे वो इनोवेटर हो, न्यू आइडियाज के साथ में गुड्स एंड सर्विसेज के साथ में प्रोसीजर्स को इंक्लूड करता है। तो एंटरप्राइजेस एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो प्रोसेस है, और एक पर्सन जो होता है जो आइडियाज के साथ में उस प्रोसेस पे वर्कआउट करता है, उसी को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो इसी बेसिस पे एंटरप्रेन्योर हम स्टडी करते हैं। इफ एंटरप्रेन्योर्स इज एन एंटरप्राइजेस who had as an individual undertakes the launch of an organization for business purpose with a motive to earn profit, his act of doing this is entrepreneurship। देखिए इसमें इस पूरी तरीके से क्लियर कर दे रहा है कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इंडिविजुअल पर्सन है। इंडिविजुअल पर्सन अंडरटेक्स करता है लॉन्चेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ग्रुप ऑफ पर्संस को वो पर्पस प्रॉफिट पर्पस से प्रॉफिट मोटिव्स के लिए
प्रोसेस में लेकर के आता है, ताकि उसी को हम उसके एक्शंस को, उसके प्रोसेस को ही हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो दैट्स व्हाई एंटरप्रेन्योर इज समवन हु स्टार्ट्स हिज ओन बिजनेस, स्पेशली व्हेन इट इन्वॉल्व्स सीइंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी। जब उसके सामने न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो उस पर वर्कआउट करके ही वो उस पर काम करता है। तो इस तरीके से आपको एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पे आपका क्या काम करना है, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट